नमस्कार। क्लासरूम्स में आजकल एक नई तरह की जबान सुनने को मिलती है ना। तमिल और अंग्रेजी का एक ऐसा मिक्सचर जो मीम्स और सोशल मीडिया से निकल कर आया है। देखिए, ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये भाषा में हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज हम इसी डिजिटल जबान को समझने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स की दुनिया से हम और आप बेहतर तरीके से जुड़ सकें। इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये नई डिजिटल भाषा आखिर आ कहाँ से रही है। फिर हम मीम्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कल्चरल जीन्स की तरह काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम अपनी विरासत और इस नई हाइब्रिड पहचान के बीच जो एक खींचतान चल रही है उसे परखेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, क्लासरूम में इस भाषा के गैप को हम कैसे भर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब स्टूडेंट्स ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हों तो थोड़ा अजीब लग सकता है, ये बात सही है। लेकिन हर नए शब्द के पीछे एक क्यों छिपा होता है। हमें बस उस क्यों को समझना है। ऐसा कुछ सुनना अब कितना आम हो गया है। इन्हें का अंदर वाइब वेनुंडा, मतलब मुझे वो वाइब चाहिए। ये तमिल और अंग्रेजी के हाइब्रिड स्लैंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सिर्फ दो भाषाओं का मिश्रण नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को जताने का एक नया तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि जेन ज़ी के लिए बातचीत का ये नया नॉर्मल क्यों बन गया है। देखिए, बात सिर्फ आलस या ग्रामर की कमी की नहीं है। इसके पीछे कहीं गहरे सामाजिक और तकनीकी कारण छिपे हुए हैं। भाषा की दुनिया में ना इसे एक नाम दिया गया है, कोड स्विचिंग। ये तब होता है जब कोई इंसान बात करते करते बड़ी आसानी से दो या उससे ज्यादा भाषाओं के बीच स्विच करता है। और ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, खासकर जब कई भाषाएं जानने वाले लोग आपस में बात करते हैं। इस डिजिटल स्लैंग की जड़ें कई जगहों पर हैं। एक तो आसान और नए शब्दों की जरूरत महसूस होती है। साथ ही ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां कैरेक्टर की लिमिट होती है, वहां कम शब्दों में अपनी बात कहनी पड़ती है। लेकिन सबसे जरूरी वजह है दोस्तों के साथ बॉन्डिंग और अपनी पीढ़ी की एक अलग पहचान बनाना। और इन सब के ऊपर है इंटरनेट मीम्स का जबरदस्त असर। तो चलिए अब बात करते हैं मीम्स की। ये सिर्फ हंसाने वाली तस्वीरें नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी कहने का एक नया और बहुत ही पावरफुल तरीका है जो हमारी भाषा को लगातार बदल रहा है। रिचर्ड डॉकिंस ने मीम शब्द को एक ऐसे आइडिया या कल्चर के तौर पर समझाया था जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक नकल के जरिए फैलता है। इसे अक्सर एक कल्चरल जीन भी कहा जाता है। मतलब जैसे बायोलॉजिकल जीन खुद को कॉपी करता है और फैलता है, वैसे ही ये कल्चरल आइडिया भी फैलते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मीम्स बहुत सीरियस पॉलिटिकल मैसेज भी दे सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा कि कैसे मीम्स ने दुनिया भर में सपोर्ट और विरोध दिखाने का एक जरिया बनकर काम किया, और वो भी ट्रेडिशनल मीडिया से कहीं ज्यादा तेजी से। एक्सपर्ट्स मीम को मन का वायरस भी कहते हैं, और ये बात एकदम सटीक बैठती है। ये आइडियाज इमोशनल कनेक्शन के जरिए तेजी से फैलते हैं। जब कोई मीम शेयर करता है तो वो सिर्फ एक मजाक नहीं होता, बल्कि एक कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। जेन ज़ी के लिए तो मीम एक तरह का सोशल टूलकिट बन गए हैं। एक अच्छा मीम शेयर करना सोशल करेंसी कमाने जैसा है। इससे पता चलता है कि कोई कितना हाजिर जवाब है और कल्चर से जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप में अपनेपन का एहसास कराता है, स्ट्रेस कम करने में मदद करता है और दोस्तों के बीच बॉन्डिंग को और भी मजबूत करता है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के केंद्र में पहुंचते हैं। एक तरफ हमारी भाषाई विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ डिजिटल बदलाव को अपनाने की जरूरत। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। इसे एक बड़े लेन देन की तरह देख सकते हैं। एक तरफ हम क्या खो रहे हैं? क्लासिकल साहित्य की सुंदरता, ग्रामर का स्ट्रक्चर और पुराने शब्दों से जुड़ा वो गहरा इमोशनल कनेक्शन। तो दूसरी तरफ हम पा क्या रहे हैं? बातचीत की स्पीड, एक नई डिजिटल पहचान और दोस्तों के साथ एक गहरा जुड़ाव। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, ये एक ट्रेड ऑफ है। ये टेबल इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। जरा सोचिए, एक्रोनिम्स जो कभी सिर्फ टेक्निकल शॉर्टकट होते थे, आज LOL या OMG बनकर हमारी भावनाओं को जाहिर करने का मेन तरीका बन गए हैं। स्लैंग जो पहले किसी छोटे ग्रुप तक ही सीमित था, अब वाइब जैसे शब्दों के जरिए पूरी पीढ़ी की पहचान बन चुका है। और ग्रामर भी धीरे धीरे आसान और इनफॉर्मल होता जा रहा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्लासिकल तमिल के भविष्य पर इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भाषा के जानकारों, शिक्षकों और पूरे समाज को मिलकर सोचना होगा। तो ऐसे में टीचर्स का क्या रोल हो सकता है? भाषा पर रोक लगाने के बजाय क्यों ना एक पुल बनाया जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत अवेयरनेस कैंप से हो सकती है,
जहां स्लैंग के असर पर खुलकर बात हो। YouTube शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए तमिल ग्रामर पर मजेदार वीडियोस बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसे क्रिएटिव काम दिए जा सकते हैं जहां वे आज के स्लैंग को उसकी क्लासिकल जड़ों से जोड़ें। और हाँ, कुछ ऐसे डिजिटल टूल्स भी हैं जो इनफॉर्मल भाषा को फॉर्मल तमिल में बदलने में मदद कर सकते हैं। क्लासरूम में ही स्लैंग के असर पर निबंध या डिबेट कंपटीशन रखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसा डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है जो तमिल साहित्य का सम्मान करे। यहां तक कि वायरल मीम्स के ग्रामर का एनालिसिस करना भी एक दिलचस्प एक्सरसाइज हो सकती है। और सबसे जरूरी, डिजिटल दुनिया में कंटेंट बनाने और शेयर करने की नैतिक जिम्मेदारी पर खुलकर चर्चा करना। जैसा कि एक रिसर्च में कहा गया है, अगर तमिल को एक जिंदा भाषा के रूप में आगे बढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका शायद यही है कि स्लैंग को इतिहास को भूले बिना आराम से सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए। यहां सबसे जरूरी शब्द है इंटीग्रेट करना, विरोध करना नहीं। तो ये सवाल हम सब के सामने है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम इनोवेशन और परंपरा के बीच ये बैलेंस कैसे बनाएंगे? इसका जवाब क्लासरूम से ही शुरू होता है, जहां स्टूडेंट्स को अपनी भाषाई विरासत और डिजिटल दुनिया दोनों का सम्मान करना सिखाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और विषय को और गहराई से समझें तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला एक्सप्लेनर उसी पर हो सकता है। शुक्रिया।